हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार सीबीएसई ने एमसीक्यू पैटर्न रखा है आपका, स्पेशली टर्म 1 के लिए तो 100% है। तो हमने इस बार सीरीज शुरू की हुई है ना, जिस सीरीज़ के अंदर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी से हमने शुरुआत की थी, जिसमें कि 2 चैप्टर आपको आने वाले हैं और दोनों ही एमसीक्यूज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब सिविक्स की बारी आती है, ठीक है। तो चैप्टर 1 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। सिविक्स में भी 2 ही चैप्टर हैं। चैप्टर 1 आपका पावर शेयरिंग है और दूसरा जो चैप्टर आपका आने वाला है एग्जाम में वो है फेडरलिज्म। तो पावर शेयरिंग से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ में आप लोग भी जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप लोग कितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आप किस कंडीशन पर अभी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, द बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड डैश, ठीक है। तो बेल्जियम जो है बेसिकली ये सब यूरोपियन कंट्रीज है। इस चैप्टर में आप लोग 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है आपका बेल्जियम और दूसरा है आपका श्रीलंका, ठीक है। तो बेल्जियम में किस तरीके से पावर को शेयर किया गया और श्रीलंका में किस तरीके से किया गया है ना, उन दोनों के बेसिस पर जो है ये पूरा चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बेल्जियम की बॉर्डर क्या क्या लगती है इनमें से, है ना, कौन कौन से देश जो है वो बेल्जियम से बॉर्डर बनाते हैं। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड, तो इंग्लैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग एंड इटली। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस जो है वो दिए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग, ठीक है। तो लग्जमबर्ग इज द राइट आंसर। ये 4 कंट्रीज जो है वो बेल्जियम के साथ में जो है अपनी बॉर्डर को शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कैपिटल सिटी ब्राजील 80% पीपल स्पीक, ठीक है। जो आपका बेल्जियम है ना, बेल्जियम का जो कैपिटल है वो क्या है, ब्राजील्स है। तो ब्राजील के अंदर 80% लोग जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, ठीक है ना। हमको ये ध्यान में रखना है कि जो पूरा बेल्जियम है ना, अगर बेल्जियम को अगर हम 2 स्टेट्स में ये डिवाइड है बेसिकली ना, एक जगह पर लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरी जगह पर बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक। तो जो कैपिटल है, कैपिटल में जो है वो फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा है ब्राज़ील के अंदर। अदरवाइज अगर हम कंट्री वाइज देखें तो कंट्री वाइज जो है वो डच स्पीकिंग पीपल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ब्राज़ील का भी पूछा है, तो ब्राज़ील में फ्रेंच इज़ द राइट आंसर। फिर 20% ऑफ द पीपल ऑफ ब्राज़ील स्पीक। देखिए अभी हमारी बात हुई है ना कि 2 लैंग्वेज यहाँ पर चल रही है, तो 20% कौन सी हो जाएगी, डच हो जाएगी, है ना। बाकी 80% तो अभी क्या हो गई थी, फ्रेंच हो गई थी, ठीक। 4th क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज तमिल स्पीकिंग। देखिए अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि श्रीलंका जो है ना, इंडिया के नीचे साउथ में अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी कंट्री है श्रीलंका। तो श्रीलंका में पॉपुलेशन पूछी है तमिल स्पीकिंग लोगों की, ठीक है। तो तमिल स्पीकिंग लोग कितने हैं वहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 18%, राइट। 18 इज द राइट आंसर। तो 18% लोग जो हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर, तमिल भाषा जो है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, द पीपल हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कोल्ड। देखो ऐसे लोग जो भारत से श्रीलंका चले गए थे, है ना, ब्रिटिशर्स के समय, है ना, काम करने के लिए, प्लांटेशन वर्कर्स, है ना। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में आपको एग्रीकल्चर वाले एमसीक्यू के वीडियो में मैंने समझाया हुआ है ना, कि जब एक ही जगह पर, है ना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, एक ही जगह पर एक ही प्लांट, है ना, एक ही तरह का क्रॉप लग रहा है। तो इस तरीके से जो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले, जो इंडिया से श्रीलंका गए थे, उन वर्कर्स को क्या कहा जाता है, तो उन वर्कर्स को, देखो इंडिया से गए हैं, ठीक है ना, तो इंडियन तमिल्स जो है वहाँ के लोगों को कहा गया है, जो इंडिया से श्रीलंका जाकर बस गए थे, ठीक। नाउ मोस्ट ऑफ द सिन्हालीज स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर, देखो सिन्हाली है ना भाषा है, ठीक है। तो सिन्हाली स्पीकिंग पीपल जो हैं श्रीलंका में ज़्यादातर वो कौन है, बुद्धिस्ट लोग हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट, ठीक। बुद्धिस्ट लोग जो है वो ज़्यादातर सिन्हाली लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, व्हेन डिड श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमारा देश भी आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। उसी के जस्ट 1 साल बाद आपका जो है वो श्रीलंका आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1948 में। काफ़ी ईजी है याद करना, इसमें कुछ कठिन नहीं है ना। हमको ऐसा ध्यान रखना है कि हमारा 1947 में हुआ था, अगले साल श्रीलंका हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, व्हेन डिड द सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका एंड। देखिए सिविल वॉर क्या होता है, जब देश के अंदर आपस में ही लोग लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, किसी भी मुद्दे पर, भाषा के ऊपर या फिर जात पात के ऊपर, ठीक है ना। तो उस तरह का जो वॉर होता है उसको हम सिविल वॉर कहते हैं।
और सिविल वॉर जो है श्रीलंका में कब खत्म हुआ था? सिविल वॉर श्रीलंका में खत्म हुआ था आपका 2009 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर सिविल वॉर क्यों हुआ था? ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, पावर शेयरिंग नहीं हुई थी, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। यहाँ पर जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी, है ना, जो सिन्हाला स्पीकर्स जो थे, उन्होंने कहा कि भैया हमारे हिसाब से ही कामकाज यहाँ चलेगा, हम जैसा बोलेंगे वैसा ही बाकी जो अलग कम्युनिटी के लोग जैसे इंडियन तमिल हो गए या क्रिश्चियन हो गए, है ना, या मुस्लिम्स हो गए। तो सिन्हाला स्पीकिंग लोगों का यह था कि हम लोग मेजोरिटी में है, यहाँ पर ज़्यादा है पॉपुलेशन हमारी, ठीक है, तो गवर्नमेंट हम चलाएंगे, हमारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब देंगे, हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ेंगे, जो भी सुविधाएं हैं सरकार की, जो भी स्कीम्स है उनका फ़ायदा पहले हम लोगों को मिलेगा। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो कम पॉपुलेशन वाले लोग थे, है ना, कब तक सहन करेंगे, तो उस कारण से इनके बीच में फिर लड़ाई हुई, झगड़े हुए, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई, है ना, और ये सब सिविल वॉर जो है वहाँ स्टार्ट हो गया और इसका एंड जो है वो फाइनली हुआ 2009 के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टाइम्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993? ठीक है, 1970 से 1993 यानी कि ये लगभग 23 साल के बीच में कितनी बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला? किन्होंने? बेल्जियम वालों ने, है ना। मैंने बताया था 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ोगे आप, बेल्जियम और श्रीलंका। तो कितनी बार बदला उन्होंने? 4 बार बदला। देखो श्रीलंका में क्या हुआ था, है ना, अभी हमने बात की कि श्रीलंका में तो भैया उन्होंने कह दिया कि हम मेजोरिटी में हैं तो हम तो मेजोरिटेरियनिज्म चलाएंगे, है ना। लेकिन बेल्जियम के लोगों ने समझदारी दिखाई, वहाँ पर भी 2 तरह के लोग थे, बेसिकली 3 थे लेकिन 2 ज़्यादा थे। एक थे फ्रेंच स्पीकिंग वाले और एक थे डच स्पीकिंग वाले, ठीक है, और एक थे जर्मनी, है ना, जर्मन स्पीकिंग वाले लोग। ठीक है, तो जर्मन वाले तो 1% ही थे, ज़्यादातर आपके डच और फ्रेंच थे। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके अंदर पावर को इन्होंने शेयर किया, यानी कि बराबर बराबर पावर बांटी, है ना। डच के लोगों को भी गवर्नमेंट में पूरा मौका दिया गया, जितना मौका फ्रेंच के लोगों को दिया गया, है ना, उतना ही जर्मन के लोगों को भी उसमें मिला के रखा, चाहे वो 1% थे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कानून ये लोग लेके आए और 4 बार अपने संविधान को इन्होंने चेंज किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए जो है बेल्जियम के अंदर सिविल वॉर जैसी कंडीशन नहीं आई, है ना, और वहाँ पर लोग जो है वो आराम से रहे। नाउ 10 नंबर क्या बोल रहा है? द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, व्हाट पावर डज इट होल्ड? देखो मैंने अभी बताया था ना आपको कि क्या बोल रहा है कि डच और फ्रेंच के जो लोग हैं और जर्मन के जो लोग हैं स्पीकिंग जो है ना भाषा बोलते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। जैसे हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर भी वैसा मान लो, है ना, एक सेंट्रल और एक स्टेट हो गई, लेकिन साथ में उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था कि मान लो कोई ऐसा मुद्दा है जो कल्चर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है या लैंग्वेज से रिलेटेड है, ऐसा कोई इशू आ रहा है देश के अंदर, तो उसको ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट के लोग हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट में भी लोग कौन होंगे? यही फ्रेंच स्पीकिंग वाले भी होंगे, डच स्पीकिंग वाले भी होंगे और जर्मन वाले भी होंगे। ठीक है ना, तो ये लोग मिलके उसको जो है वो सॉल्व करेंगे, तो इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम वहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर आते हैं आपके ऑर्गन्स, ठीक है ना, जो आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर के अंदर आपके जो भी ये नेता वगैरह होते हैं, एमएलएस वगैरह, है ना, ये लोग आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव्स में जो बड़े पद के जो लोग होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, है ना, प्रेसिडेंट हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ये आपके आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव्स के अंदर। और जुडिशरी यानी कि जो ये कोर्ट से रिलेटेड है, जज वगैरह जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, पावर का। इसके अंदर ये होता है कि ये सब एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं, है ना, यानी कि अगर लेजिस्लेचर कुछ गलती कर रहा है तो जुडिशरी उसको सजा दे सकती है, पकड़ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव कुछ कर रहा है तो ये दोनों मिलके, है ना, यानी कि सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी के पास में पूरी पावर है, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति को पूरी पावर दे दी तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर रखे हैं, ऑर्गन्स बना रखे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है पावर का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के रूप में। इंडिया में भी हमारे यहाँ ऐसा ही है। ठीक है ना। नाउ विच इज अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है कि गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। प्रोविजनल और रीजनल लेवल यानी कि हमारे यहाँ आप देखिए गांव तक में गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करती है, देन हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, स्टेट के बाद इवन हमारे यहाँ पर गांव तक, पंचायत तक जो है वो गवर्नमेंट चलती रहती है। ठीक है ना, नीचे लेवल तक। तो ये जो होता है इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा गया है ना। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ऐसा बोला जाता है। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
नाउ इन श्रीलंका देर आर अबाउट -% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। देखो कितने परसेंट लोग क्रिश्चियन हैं, जैसे क्रिश्चियन है जो तमिल एंड सिन्हाला दोनों हैं, ठीक है ना। तो ये कितने हैं, 7% है, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, 7% है, याद कर लीजिए, ठीक। अगला, इन श्रीलंका अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर तमिल इंडियंस, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा हाँ क्रिश्चियंस, ठीक है ना। इन श्रीलंका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर क्रिश्चियन तमिल इंडियंस, यानी कि इनकी जो है वो रक्षा करेगा क्रिश्चियन तमिल इंडियंस की, ठीक है ना। वो नए संविधान के अंदर जो है उस बारे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। When many countries of Europe came together to form the European Union, डैश was chosen as the headquarter। देखो बेल्जियम की यहाँ पर बात आ रही है वापस। बेल्जियम में, बेल्जियम का कैपिटल क्या बताया था आपको मैंने, ब्रसेल्स, ठीक है। तो ब्रसेल्स की यहाँ बात आ रही है कि जब यूरोपियन यूनियन बना है ना, सारे देशों को इन्होंने मिलाया यूरोप के, तो उनका फिर डिसाइड करना था कि अपन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाए, यानी कि ऑफिस कहाँ पर बनाए जहाँ बैठकर जो है सारे निर्णय लिए जाएं। तो वहाँ पर जो है ब्राज़ील को फिर डिसाइड किया गया, और बेल्जियम की राजधानी जो है ब्राज़ील, उसको जो है फिर फाइनली हेडक्वार्टर के रूप में चुन लिया गया है ना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था बेल्जियम के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका जो पावर शेयरिंग का जो तरीका था, उन्होंने जो अपना संविधान बनाया था वो उतने अच्छे तरीके से बनाया था, ठीक। नाउ विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, तो ये तो आपका ब्राज़ील हो ही गया है ना। क्वेश्चन नंबर 16 भी, देन विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय एन एक्ट पास इन 1956। देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि क्या श्रीलंका के अंदर कौन लोग थे, सिन्हाला वाले लोग ज़्यादा थे, है ना। तो 1956 में जो एक्ट पास हुआ था, तो उन्होंने क्या करा था, श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिन्हाला को कर दिया था। अब देखिए हमारे देश के अंदर भी कितनी सारी भाषाएं हैं, है ना, लेकिन आज तक हमारी राष्ट्रभाषा फाइनली नहीं बताई गई है ना। राष्ट्र हिंदी अगर लोग सोचते हैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 22 भाषाओं को हमने दर्जा दिया हुआ है ना, लैंग्वेज का। बाकी बोलियां तो हमारे यहाँ बहुत सारी है ना, जिन्हें हम डायलेक्ट्स कहते हैं। तो हमारे देश में अभी तक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम वही आ जाती है ना। साउथ में अलग भाषा होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग लोग बोलते हैं, हाँ, पर ज़्यादातर लोग जो हैं हम हिंदी स्पीकिंग है हमारी कंट्री के अंदर, लेकिन हम उसके लिए मेजोरिटाइजेशन का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। नाउ 18 नंबर पे क्या है, इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंका आर द श्रीलंकन तमिल्स कॉन्सेंट्रेटेड। अब देखो श्रीलंकन तमिल्स जो थे, है ना, श्रीलंका के अंदर वो कौन से पार्ट में अपना जो है वो बताते थे कि हमको यहीं रहना है, ये हमारा पार्ट है। तो ये जो आपका मान लीजिए श्रीलंका है इस तरीके से कुछ समथिंग, तो ये जो नॉर्थ और ईस्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला है ना, जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, इसमें वो लोग बोलते थे, है ना, कि भैया ये हमारा एरिया है, यहाँ पर हम लोग रहेंगे, ठीक है ना। तो श्रीलंकन तमिल्स का जो है इधर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हुआ करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ एंड ईस्ट। बी वाला जो है नॉर्थ एंड ईस्ट, इसका आंसर हो जाएगा। नाउ विच इज़ अ प्रूडेंट रीज़न फॉर पावर शेयरिंग, ठीक है ना। पावर शेयरिंग के लिए क्या रीज़न है, प्रूडेंट रीज़न क्या है यहाँ पर। तो पावर शेयरिंग होने से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज़ एंड इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी कि जो लड़ाई झगड़े जो होते हैं, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ों को जो है वो कम कर देता है, कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उसको क्या कर देता है, नेग्लिजिबल कर देता है। क्योंकि जब सबके पास में पावर होती है तो कोई भी उस चीज़ के लिए लड़ता नहीं है, राइट। और नहीं होती है तो श्रीलंका में जैसा हुआ था वैसा सिविल वार होने के चांसेस होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कोल्ड। तमिल नेटिव्स जो थे श्रीलंका के, है ना, उनको क्या कहा गया, तो श्रीलंका में जो रहने वाले तमिल लोग थे उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा गया, है ना। श्रीलंका में रहने जो तमिल के लोग, उसको अपन श्रीलंकन तमिल बोलेंगे, सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज इज कॉल्ड। देखिए अभी हमने बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट इसको बोलते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पावर को शेयर करती है, ठीक है ना। हमारे यहाँ होता है स्टेट में कई बार अलग गवर्नमेंट होती है, सेंटर में अलग गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो क्या करती है, पावर को शेयर करती है। गवर्नमेंट की जो भी पावर्स हैं, है ना, देश को चलाने के लिए उनको शेयर करती हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप इन बेल्जियम हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है, वो है फ्लेमिश, ठीक है ना। कौन सा है, फ्लेमिश। नाउ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। देखो सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस मैंने अभी आपको बताया था, है ना। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस के अंदर क्या होता है
कि पुट अ चेक ऑन एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। यानी कि इसके अंदर जो हमने अभी देखा था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है ना, ये लोग जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं, तो चेक एंड बैलेंस, ठीक है, जिससे कि बैलेंस बना हुआ रहता है, कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, पावर को डिवाइड करना है लोअर और हायर लेवल में, इसको क्या कहा जाता है? जब पावर को डिवाइड करते हैं हायर और लोअर लेवल में, इसको बोला जाता है वर्टिकल डिवीजन। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? वर्टिकल डिवीजन। ठीक, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द टर्म एलम स्टैंड्स फॉर। देखिए, एलम का मतलब होता है यहाँ पर स्टेट। ठीक है, किसी स्टेट को क्या कहा गया है? एलम कहा गया है। ठीक है, तो इतना जो है वो काफ़ी है आपके इस चैप्टर के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना? तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।